नहीं नहीं, बस डकयार्ड ही है, ये किसने कहा? अभी तो सिर्फ डकयार्ड डिस्कस हुआ था। सबसे पहली बात की लोथल स्थित है गुजरात में, और सिंधु घाटी की सभ्यता अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जानी जाती है। तो लोथल एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में भी काम करता था। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह है ये। और ये जो बंदरगाह की इमारत बनी है यहाँ पे ना, वो 214 × 36 मीटर, ये इस पूरे सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। यहाँ से दो प्रकार की अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं, एक तो आयताकार और दूसरी वृत्ताकार। तो इन अग्नि वेदिकाओं से यह स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर भी वैदिक यज्ञ हवन की परंपरा रही होगी। चूंकि बंदरगाह है तो इसका सीधा व्यापार होता था एक मिस्र के साथ और मेसोपोटामिया के साथ। नहीं, मैंने फर्स्ट पेपर वाला क्वेश्चन फर्स्ट पेपर की क्लास में। अच्छा, डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने एडमिट कार्ड? नहीं, क्यों नहीं? अभी आया नहीं? अच्छा, ऐसा कुछ विश्व का नक्शा है, खासकर एशिया और यूरोप का। इसमें अफ्रीका है। इस नक्शे में लोथल की स्थिति है ये। और यहां से व्यापार होता है। कहां कहां होता है? इजिप्ट। मैं आपके जानकर बताएं, यहाँ जहां मेरा कर्सर है, ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? अरब। अरब का जस्ट पड़ोसी ये कौन सा देश है? मिस्र। और अरब के यहाँ पे ये है इराक। इसे ही कहते हैं मेसोपोटामिया। तो मैं मैप इसलिए बना रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि लोथल से व्यापारिक मार्ग एक ये था। ये कौन सा सागर है? इसको क्या कहते हैं? लाल सागर, रेड सी। इसी पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी गई है, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, जो इस मार्ग के बारे में बताती है। और दूसरा मार्ग था ये कौन सा मार्ग है? इसे कहते हैं गल्फ ऑफ फारस। गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं। तो इस तरह से लोथल से इंटरनेशनल ट्रेड होता था मेसोपोटामिया और मिस्र। क्योंकि यहाँ पे कुछ मोहर पाई गई है, वो फारस की पाई गई। फारस का मोहर मिला है। इसके साथ साथ गुरिल्ला की मिट्टी की मूर्ति पाई गई है। और यहाँ से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है, मम्मी। मम्मी का संबंध किस देश से है?
जहां कालीबंगा में 2 युगल समाधान है, वहीं यहाँ पे 3 युगल समाधान मिले। ये भी उनमें से एक इसी प्रकार की युगल समाधान। तांबे की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। वो जानवरों की मूर्तियां मिली हैं, वो भी तांबे की, जैसे डक, खरगोश, कुत्ता, बैल। उम्मीद है कि ये इसलिए बनाए गए थे, खिलौनों के रूप में बनाए गए होंगे बच्चों के। डक का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? बचपन में देखा भी होगा। अब तो ये प्रजाति ही विलुप्त हो गई, मुझे लगता है। बत्तख अब दिखाई नहीं देते। चंदौली में होता है ना? हर जगह थोड़ी ना होता है। बंगाल में लोग पालते हैं, खाते भी हैं इनको मार के। 15 रुपए का एक बिकता है। तो बतख, खरगोश, कुत्ता, बैल, प्रशासनिक भवन भी मिला, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग मुझे लगता है कि ये टैक्स वगैरह वसूलने के लिए, टोल टैक्स वसूलने के लिए बना होगा। लकड़ी की ग्रेनरी मिली है। घोड़े की छोटी सी मूर्ति मिली है। छोटी सी मूर्ति, बड़ी नहीं। अब घोड़े की मूर्ति बनाना सभी के बस की बात नहीं है, इसलिए छोटी सी मिली होगी। कई बार ऐसा होता है कि घोड़ा बनाने जाते हैं, गधा बन जाता है। इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा चालाक लोमड़ी वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी ना, पंचतंत्र की। जो कौवे को, हाँ, कौवे को इनवाइट करती है और थाली में देती है वो खीर बना करके। इसकी इसके चित्र मिले हुए हैं। आटना पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हुए हैं। प्राचीन काल में गांव में आटा पीसने के लिए इसी चक्की का उपयोग किया जाता था। महिलाएं गीत गाती थी। एक रंगाई का हौज भी मिला है, जो रंगरेज कपड़ों की रंगाई करते थे। हाथी के दांत की स्केल, मापने के लिए। स्केल इंच पटरी कहते थे हम लोग बचपन में।
और लोथल की मुद्रा जो मिली है, तो एक साइड में तो कुछ आकृतियां अंकित हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और इसके पीछे सूती कपड़ों के निशान मिले हैं। जैसे इन मुद्राओं को जब ये गीली थी तो इनको सूती कपड़ों पर रख के सुखाया जाता हो। तुम यूज कर लो आदर्श पे, उद्घाटन करो। तो ये लोथल की प्रमुख प्रमुख प्राप्तियां हैं। आदर्श लग रहा है क्लास में नहीं है आज। उनको पता था कि ये चाकू वाली बात आज होगी। अगला स्टेशन है धौलावीरा। मैं ठीक हूँ जी, आप बताओ। आदर्श जी सुधरने की कोशिश में लग गए क्या? धौला का अर्थ होता है धवल, धवल का मतलब होता है सफेद, और वीरा का मतलब होता है कुआं। अगर आदर्श जी सुधरते हैं तो इसका श्रेय जाएगा, मतलब सभी को जाएगा, ज्यादातर जाएगा ब्यूटी बुंदेला को। तो यहाँ पर एक सफेद कुआं पाया गया है। मारवाड़ी में क्यों, संस्कृत में भी धवल का मतलब सफेद ही होता है। सफेद कुआं। तो गुजरात के कच्छ जिले में भचाओ तालिका में मनहर और मानसहरा नदियों के बीच धौलावीरा है, और हड़प्पा सभ्यता में यह सेकंड लार्जेस्ट बस्ती है। इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने, लेकिन उत्खनन कराया था एस.आर. बिष्ट ने। इसकी विशेषता यह है कि एक आयताकार नगर है, आयताकार, और 3 भाग में ये बटा हुआ है। एक भाग में किलेबंदी है, मध्य नगर में किलेबंदी नहीं है, लेकिन इलीट क्लास के लोग रहते हैं। निचले नगर में गरीब लोग रहते हैं। ये जो मध्य नगर है ना, ये सिर्फ पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिर्फ धौलावीरा से ही मिला है, और कहीं पे मध्य नगर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही भाग की किलेबंदी की गई है, इन तीनों भाग की अलग अलग किलेबंदी की गई है, इसकी भी, इसकी भी, और इसकी भी। ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए वीडियो क्लास के बाद। तीनों भाग में किलेबंदी, एक तो तीनों भाग में किलेबंदी की गई है, उसके बाद तीनों भागों की सम्मिलित रूप से किलेबंदी की गई है। इसके पीछे रीजन ये था कि यहाँ पे मध्यम वर्ग पैदा हो चुका था, और यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं। जैसे स्टेडियम मिला है, जो कि कहीं नहीं मिला है। प्लेग्राउंड मिला है, पॉलिश किए हुए व्हाइट स्टोन यहीं पे मिला है। मिट्टी यहाँ की सफेद है। एक साइन बोर्ड मिला है जिसकी तस्वीर ये है, और इसमें 10 अक्षर बने हुए हैं। इसे सूचना पट्ट कहते हैं। और ये स्टेडियम के बाहर मिला है। मुझे लगता है कि ये गेम्स, जो गेम्स उस स्टेडियम में खेले जाते रहे होंगे, उनके बारे में। इनमें से कुछ गेम्स को हम पहचान सकते हैं, जैसे ये बैट का पुराना रूप है, ये गिल्ली का डंडा है, ये आग का गोला है, ये जलेबी दौड़ है, इस तरह से ये लंगड़ी बिच्छी है। ऐसे कुछ कुछ होगा।
ये मुंह में चम्मच दाब के उस पे गुलाब जामुन रख के दौड़ने वाला गेम होगा। अच्छा, चिल्ड्रंस डे है क्या? चाचा नेहरू का जन्मदिन है, तो क्या करें चिल्ड्रंस डे? तो नाइट हो गया, कोई डे हो हमें तो बड़ा नहीं। धौलावीरा का जल प्रबंधन अति विशिष्ट। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तुम लोग जवान हो गए हो, तरुणाई में घुस गए हो। हाँ, मैं बैडमिंटन मैंने इतना खेला, मेरे हाथ उखड़ गए थे खेलते खेलते। हम जेएनयू में थे तो ये हमारे हॉस्टल के सामने बैडमिंटन कोर्ट था, तो नॉर्मली जेएनयू में जो महिलाएं थी वो डिनर करने के पश्चात बाहर भ्रमण करती थी। तो हमारे जो मित्रों का दल था उनको बैडमिंटन बड़ा प्रिय था, तो उनका ये था कि तुरंत डिनर करके बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन लेके हाफ पैंट पहन के आ जाओ, खेलने स्टाइल। खेलने के उद्देश्य से नहीं, उद्देश्य तो पता ही। और हम तो थे दाढ़ी वाले स्वामी जी, तो स्वामी जी को जबरदस्ती पकड़ के लाते थे कि स्वामी जी रहेंगे तो खेल की गंभीरता बनी रहेगी। मैं कहता था मुझे नहीं खेलना है, मुझे मन नहीं कर रहा खेलने के लिए। तो नहीं नहीं, आप रहेंगे तो लगेगा कि हाँ ये योग्य व्यक्तियों का खेल हो रहा है, नहीं तो हमें तो वार्डन आता भगा देता, आप रहते नहीं भगाता। तो मैं चलो उसी चक्कर में भी खेलता था। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे पसीने से सर्दियों के दिन में वो बैडमिंटन कोर्ट जो था ना, वो पक्का कोर्ट था, वो भीग जाता था, इतना पसीना गिरता था, इतना खेलते थे। यानी 9 बजे से गेम शुरू हुआ रात को 2-2 बजे तक, और पत्थर के बेंचेस लगे होते थे चारों तरफ, तो वो हॉस्टल की लड़कियां आके वहां बैठ बैठ के, जिसकी वाली आ जाती थी ज्यादा कूद कूद के मारता था, चिल्ला चिल्ला के खेलता था। ये परंपरा इतनी विकसित हो गई थी कि जो उस गेम को नहीं देख रहा है उसको पता चल जाता था उस व्यक्ति के उत्साह से कि क्यों, मतलब कौन आया होगा अभी, दर्शक दीर्घा में कौन आ गया, किसकी नई एंट्री है, नविंदु चिल्ला रहा है कि कुंदन चिल्ला रहा है। अब मेरा काम तो मैं कहता धीरे 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 बोलोगे वार्डन आ जाएंगे, वार्डन आ जाएंगे। वार्डन आ भी जाते थे बहुत बार, आते थे पहले उधर देखने, पहले उधर, उसका नाम रख दिए थे सब कॉमेट। कॉमेट नहीं होता वो टूटता हुआ तारा, मतलब वो सीधा देखता ही था, ऐसे ऐसे देखते हुए चलता था पेंडुलम की तरह। तो मुझे देखता था, कहता था अच्छा आप हैं यहाँ पे, तब कोई बात नहीं, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा आवाज शोर ज्यादा होता है ना, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। मैं कहता था यस सर, यस सर, कोई बात नहीं, मैं कंट्रोल करता हूँ, आप चाहिए। कंट्रोल क्या करना, मैं भी खेलता था। उत्खनन से तो धौलावीरा के उत्खनन में क्या क्या मिले हैं? जल प्रबंधन यहाँ का अति विशिष्ट। ऐसे गंभीर गेम हम कभी नहीं खेल पाए, क्रिकेट वगैरह आसान गेम खेलते थे, ज्यादा दौड़ना उड़ना ना रहे। क्रिकेट में तो मतलब एक बॉल मार दिया, भागना है, पागलों की तरफ भागना है पूरा मैदान, हमें चाहिए जल्दी जल्दी मारने को मिले जिसको मारना है। तो शटल कॉक होता है, उसको फटाफट फटाफट मारता है, इसलिए क्रिकेट मुझे पसंद नहीं आता। अच्छा, एक बॉल मारा बैटर ने, बैट्समैन ने, तो सारे भाग रहे हैं लगान की तरह। अच्छा शिव कुमार, हाँ आदित्य, आपको देख के लगता भी है आपने कुछ छोड़ा नहीं होगा। मेरी धर्मपत्नी भी हैंडबॉल की प्लेयर है। ये दूसरी बात है, कभी कभी मुझे ही बॉल समझ लेती है। तो बरसात के पानी को यहाँ पे इकट्ठा करके इसको साल भर यूज करते थे। इसके साथ साथ नेवला, नेवला तो सभी लोग जानते ही होंगे। नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है। अच्छा, धौलावीरा में राज्यसभा के अवशेष मिले, मतलब एक राजा का दरबार कह लो। तो ये धौलावीरा की कुछ प्रमुख प्राप्तियां हैं। गुजरात में ही एक और अन्य स्थल है जिसे कहते हैं सुरकोतरा।
सुरकोतदा। इसको 1964 में जगपति जोशी ने खोजा था। सुरकोत्ता की सबसे बड़ी प्राप्ति है घोड़े की हड्डी। कौन सा पिक? किस पिक की बात करते हो? ये टिप टिप बरसा पानी है। ये धौलावीरा में रेन वाटर को इकट्ठा कर लेते थे। ये उसका चित्र है, रेन वाटर, और साल भर उसका उपयोग करते रहते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। धौलावीरा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, एकमात्र हड़प्पा मोहनजोदड़ो को नहीं किया गया। धौलावीरा को कर लिया गया। हड़प्पा मोहनजोदड़ो आज तक नाराज है। मैंने सब कुछ बना लिया, लेकिन आज तक मैं घोड़ा नहीं बना पाया। जब जब घोड़ा बनाता हूँ गधा बन जाता है। एक घोड़ा है। तो ये सुरकोतदा में पाया गया है, घोड़े की हड्डियां पाई गई हैं, और यहाँ शवाधान की एक नई विधि पाई गई है जिसे कहते हैं कलश शवाधान। यानी उनकी हड्डियों को घड़े में रख करके अपने घरों में गाड़ देते थे, और यहाँ भवनों में टाइल्स यूज करते थे। टाइल्स नहीं, पत्थर, फर्श बनाने में। इसी तरह से एक और हरियाणा में है, हिसार जिले में, घग्गर नदी के तट पे है, बनावली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआर बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। हाँ, हो सकता है उसी वही परंपरा भी चली आ रही हो। तो बनावली शैंदो संस्कृत के तीनों स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी प्राक, प्रारंभिक शैंदो, मध्य और उत्तर। एकमात्र ऐसा शैंदो स्तर है जो तीनों स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ कालीबंगा और लोथल की तरह यहाँ भी मिली है अग्निवेदिका, या हवन कुंड कह लो। और यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में बांटती हैं। एक कुछ ऐसी भी चीजें मिली हैं जिससे कहा जाता है कि बनावली रिच सिटी था, रिच लोग यहाँ रहते थे। यही पंजाब में एक शहर है रोपण, रोपण को रूपनगर भी कहते हैं, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसे 1950 में बीबी लाल ने उत्खनन करवाया, और यज्ञ दत्त शर्मा ने इसको खोजा था। स्वतंत्रता की बाद
पहला उत्खनित स्थल रोपड़ ही है। यहाँ भी बुरजोम की तरह मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिलता है। इसी के साथ हरियाणा के जींद में एक और स्थल है राखी गढ़ी। और इसको 1969 में खोजा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है। हड़प्पा का पूरा स्थल। हरियाणा में एक और स्थल है कुणाल। कुणाल में चांदी का मुकुट पाया गया। और जेबी जोशी और एसआर बिष्ट ने इसकी खोज की थी। रोपड़ के पास ही एक और जगह है बाड़ा। यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोजा। एक और जगह है संघोड़, लुधियाना के पास। एसएस तलवार ने, एसआर बिष्ट ने खोजा। संघोल से अग्निकुंड मिला है। तो ये पर्याप्त प्रमाण है कि वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। गुजरात में एक जगह है, उस जगह का नाम है रंगपुर। गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे पीली मिट्टी, धान की भूसी और बाजरा इसका साक्ष्य है। यूपी में मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर। यमुना की सहायक नदी बहती है हिंडन। हिंडन के तट पर स्थित। इसे किसी व्यक्ति ने नहीं खोजा। 1958 में इसको भारत सेवक समाज ने खोजा। हालांकि इसका उत्खनन करवाया यज्ञदत्त शर्मा ने। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट सूती कपड़ा मिला है। यूपी में मुजफ्फरनगर में है मांडी। ये सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक नवीनतम उत्खनित स्थल है। और मांडी से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्राप्ति मिली है वह मिंट हाउस। मिंट हाउस कहते हैं टकसाल को। यहाँ सिक्के डाले जाते थे। इसके अलावा यूपी में ही एक और जगह है हुलास। यूपी के सहारनपुर में। हुलास में गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले। कहाँ गोल्ड मिला है? मंडी में। हाँ तो टकसाल था ना, इसलिए। तो यहां तक बात समझ में आई।
कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्थल है, उनकी बात करनी पड़ेगी। जैसे गुजरात में एक स्थल है राजकोट कुंतासी। राजकोट जिले में है। यहाँ 2 अंगूठियां मिली हैं। गुजरात में ही एक और स्थल है रोजदी। सौराष्ट्र जिले में रोजदी से मिला है एलिफेंट। वहीं बलूचिस्तान में एक जगह है बालाथल। बालाथल भी एक तरह का बंदरगाह था और यहाँ समृद्ध सीप उद्योग मिला है। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक स्थल है मिताथल। सूरजभान ने यहाँ की खोज की थी और यहाँ की सबसे प्रमुख प्राप्ति है तांबे की कुल्हाड़ी मिताथल। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक जगह है नौसार। यहाँ स्त्री की ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनके मांग में सिंदूर है। मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं स्त्री। ऐसे ही समय में आदर्श जी की क्लास कमी खलती है, स्त्री का जिक्र आते जरूर होते हो। इनके बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं। टूटे हुए दिल का हम जिक्र नहीं करते, दिल में कितना भी दर्द हो फिक्र नहीं करते। स्त्री से तो सभी का रिश्ता है, किसी न किसी जन्म का है। जख्मी शायरी नहीं है ये। यहाँ का तापमान जी मेरे लैपटॉप में बता रहा है 26 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पंजाब में एक और स्थल है दधेरी। गोविंदगढ़ के पास है, लुधियाना के पास। तो यहां से चित्रित धूसर मिट्टी का बर्तन मिला है, पेंटेड ग्रे वेयर। आर्यों के आगमन का काल है। तो ये कुछ कुछ स्थलों के बारे में मैंने आपको बताया। इससे ज्यादा कोई और स्थल इंपॉर्टेंट नहीं। तो यहां तक सब समझ में आया। नहीं आया? आ गया। वेरी गुड। कितनी
जितने आयताकार हो। अब हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता की लिपि क्या, स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ मिला है। हालांकि लेखन प्रणाली विकसित करने वाले लोग सिंधु घाटी के नहीं थे, सुमेरिया के थे। सुमेरिया कहाँ पे है? विश्व में सबसे पहले सुमेरियन संस्कृत के लोगों ने लिपि विकसित की। इसको कहते हैं क्यूनिफॉर्म लिपि। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है कीलित लिपि, जो कीलों की तरह लिखी जाती है। और इस लिपि का सबसे पुराना नमूना मिला था 1853 ईस्वी में कनिंघम को। कनिंघम का दोस्त था एक अंग्रेज। उसने हड़प्पा से प्राप्त एक बैल की मुहर दी, इस पर एक लेख लिखा था। कनिंघम को इसका मैं तो समझ में आया ही नहीं। वो लेख कुछ इस तरह से लिखा था। ऐसे था। हालांकि इसको इधर से इधर के लिखते थे उल्टा। इसको इंग्लिश में कहते हैं बुस्ट्रोफेडन, हिंदी में कहते हैं गोमूत्रिका। नॉर्मली हम लिखते हैं बाएं से दाएं। उर्दू में लिखते हैं दाएं से बाएं। ये दो प्रकार के तरीके हैं। लेकिन जो गोमुत्रिका लिपि लिखेंगे वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, 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 ऐसे लिखेंगे। दाएं बाएं दाएं बाएं। ये जो राइटिंग स्टाइल है दाएं बाएं दाएं बाएं, इसी राइटिंग स्टाइल को कहते हैं गोमुत्रिका। यू टाइप में एस टाइप। तो तुम्हारा नाम ऐसे लिखेंगे बालक। अब सब लोग अपना अपना नाम लिखवाते रहो, पढ़ाई मत करना। ब्यूटी। ये है महेश, ये है ब्यूटी। उल्टा मत कर देना। काजल। अनुलोम विलोम पढ़ाया वाला। बिल्कुल। तो सैंधव लिपि में कुल 400 अक्षर हैं, 400। और ये पिक्टोरियल लिपि है, जैसे चाइनीज और जापानीज लिपि होती है ना पिक्टोरियल, वैसे ये पिक्टोग्राफ। और इसमें यू सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा मछली का चिन्ह इसमें बना है। सबसे ज्यादा इनकी मोहरों पर इन लिपियों का अंकन है। कई लोगों ने दावा किया, कोई पढ़ नहीं पाया। फादर हेरास एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि द्रविड़ियन लिपि है। आस्कोपोला आईडी महादेवन ने भी इसको द्रविड़ियन कहा। महादेवन ने इसको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया। हाँ, मैंने इसका नाम पढ़ा है। मीम है ए श्वा शीन। आदित्य।
कुछ और विद्वान जैसे प्राणनाथ, बी एम बरुआ, एस आर राव, ये कहते हैं कि ये भारतीय और यूरोपीय दोनों से मिलकर बना। रेवरर और टी ब्रो ने सिंधु घाटी भाषा को तमिल में परिवर्तित करने का प्रयास किया, लेकिन सबसे पहले पढ़ने का दावा इसको किया है एल ए वाडेल ने। वाडेल कहते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज। संजय बेनी माधुर बरुआ और शंकरानंद ने इसमें तांत्रिक मेथड लगा के पढ़ा। प्रोफेसर हेनजी ने सिंधु लिपि को हित्ती भाषा का लिपि मान लिया। गाट और हंटर ने कहा कि अक्षरात्मक है। लैंगडन और हंटर ने इसको ब्राह्मी लिपि का मूल माना। निष्कर्ष यह है कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। अब तिथि पे भी झगड़ा है। मैकवा कहता है 2800 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व, वत्स कहते हैं 3500 से 27, हलचिंग कहते हैं 2250 से 1750, माधव स्वरूप वत्स कहते हैं 2700 से 2500 ईसा पूर्व, मार्टिन मन व्हीलर कहता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। बाद में बता दिया कि नहीं 2500 से 1700 ईसा पूर्व, 200 साल बढ़ा दिया, हाहाकार मचा दिया। लेकिन धर्मपाल अग्रवाल जी जब आए तो उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 के फैसल की तरह चौप बिल्कुल चौप, आप बीच में नहीं बोलेगा, कार्बन डेटिंग को आधार नहीं बनाया चौप। इन्होंने कार्बन डेटिंग को आधार बना करके धर्मपाल अग्रवाल ने निष्कर्ष निकाला कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व है। लोगों ने कहा कि ये फैसल खान है, तो इसकी बात मान लो। कार्बन डेटिंग, उसमें भी कोयले का व्यापार करता था। बेबी कोल कोल कोल। खैर, सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी, तो गार्डन चाइल्ड ने सबसे पहले नगरी क्रांति इसको कहा। और एक प्रक्रिया थी, यहाँ से नगर बनने शुरू हो गए। और यहाँ के नगरों का निर्माण भी जैसे शतरंज की गोटियां होती है ना, शतरंज की गोटियों की तरह हुआ था। मतलब जब हवाई जहाज ऊपर से देखते हैं एरियल व्यू, तो लगता है कि शतरंज की बिसात बिछी हुई है। शतरंज के जो खाने होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है, और पूरे शतरंज की भी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। हाँ, 2300 से 1700 माना जाएगा। तो इसको कहते हैं ग्रिड। इस ग्रिड सिस्टम पे बना, और हर सिंधु नगर 2 भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी टीला, टीला यानी थोड़ा सा पश्चिम वाला पोर्शन ऊंचाई पे है, तो इसी पर किला था। और पूर्वी टीला, यह किला नहीं था, यह शहर था। तो पश्चिमी टीले में राजा जी वीआईपी लोग रहते थे, पूर्वी टीले में आम जनता रहती थी। ये लगभग सभी में, एक आध दो अपवाद है, बाकी सभी में है। जैसे पश्चिमी टीला किला है, लेकिन हम देखते हैं कि कालीबंगा में एक ही बाउंड्री वाल से दोनों घिरे हुए हैं, यानी पश्चिमी टीला भी और पूर्वी टीला भी। और लोथल और सुरकोतदा से देखते हैं कि अलग अलग टीले भी नहीं मिले। लोथल और सुरकोतदा टीले नहीं मिले, और इसमें भी संपूर्ण रक्षा प्राचीर एक ही बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। धौलावीरा के बारे में भी मैंने बताया ही, 3 भागों में बटा हुआ है। और चन्हुदड़ो और मोहनजोदड़ो, इन दोनों की तो किलेबंदी ही नहीं की गई है। अब नॉर्मली क्वेश्चन आएगा कि मोहनजोदड़ो में किला मिला है, तो सभी लोग यस लगा देंगे, लेकिन इन दोनों में किला है ही नहीं। इसी तरह से बनावली में राखी गढ़ी की तरह यहाँ भी एक ही रक्षा प्राचीर से शहर और दुर्ग घिरे हुए हैं, और बाद में दुर्गों की अलग अलग किलेबंदी की गई है। लेकिन आवासीय भवन यहाँ हम देखते हैं कि पक्की ईंटों के बने हुए हैं, और मकान 2 मंजिलों के बनते थे। नॉर्मली तो हर मकान ही लगभग 2 मंजिल का है। 2 मंजिल का मकान है तो अधिकतर घरों से सीढ़ियां भी मिली हुई हैं।
तो 2 मंजिला था तो सीढ़ी भी मिली है। भवनों के फर्श पक्की ईंटों के हैं, छतों पर घास फूस बिछा करके ऊपर से मिट्टी छाप दी जाती थी। खिड़कियां गलियों की ओर खुलती थी। तो सभी के भवन पक्की ईंटों के बने हैं, लेकिन कालीबंगा में भवन कच्ची ईंट का बना है। और सभी के खिड़कियां गलियों में खुलती थी, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थी, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन एकमात्र लोथल में खिड़कियां सड़कों की तरफ खुलती हैं। ब्यूटी को खूब पता है खिड़की कहाँ किसकी खुलती है। नालियां पक्की ईंटों की बनी हैं, लेकिन कालीबंगा में हम देखते हैं कि लकड़ी की नालियां हैं। तो इसमें मतलब जैसे सैनिटाइजेशन की, सीवरेज की व्यवस्था शहरों में होती है ना, अंडरग्राउंड बड़े बड़े पाइप्स होते थे, सारी नालियां वहां गिरती और फिर ये नदी में गिर जाता था। यानी जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वहां थी, वैसा लंदन और पेरिस में भी नहीं दिखाई देता 18वीं शताब्दी में। लंदन देखा। तो जल निकासी की यह व्यवस्था सैंधव सभ्यताओं की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। इट वॉज मोस्ट सैनिटाइज टिल द डेट। कुआं और ईंटों की जुड़ाई, अन्नागार। अन्नागार हम देखते हैं कि नॉर्मली अन्नागार यानी ग्रेनरी, ये किले के बाहर नदी के तट पर स्थित है सभी शहरों में। लेकिन एक शहर पे अपवाद है। किस शहर में? मोहनजोदड़ो में। ये किले के अंदर है। तो अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, कालीबंगा से मिलता है, लोथल से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला है? हड़प्पा से। और सबसे छोटा कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। लकड़ी का कहां से मिला है अन्नागार? कुछ नहीं पता। लोथल। सड़कें कच्ची होती थी, मिट्टी की बनी होती थी, लेकिन एक जगह की सड़क पक्की है। कहाँ की? कालीबंगा। सड़कें समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, ऐसे। मुख्य सड़क को राजपथ कहते थे। जो मुख्य सड़क होती थी वो लगभग 9 सवा 9 मीटर चौड़ी होती थी। सहायक सड़क जो होती थी, इनमें आके मिलती थी, ये 3 मीटर चौड़ी होती थी। जिस चौराहे पे मुख्य सड़कें आके मिलती थी, इन्हें पुरातत्वविदों ने कहा है ऑक्सफोर्ड सर्कस। सड़कों पे सफाई की व्यवस्था थी, सड़कों पर कूड़ादान रखा जाता था, गड्ढे खोदे जाते थे, डस्टबिन था। सड़कों के जस्ट किनारे घरों का निर्माण नहीं किया जाता था। तो ये सब इतना सुनियोजित था कि ये लगता है कि नगर पालिकाएं थी यहाँ पे, म्यूनसिपल कमेटी थी। कला भी विकसित अवस्था में थी। हाँ, स्ट्रीट लाइट थी, जनरेटर चलता था, और कभी कभी इन्वर्टर से भी चल जाता था। जब मान लो काफी दिन तक लाइट नहीं आती थी, जुगनू पकड़ लेते थे, उसको पॉलिथीन में बांध के खंभों पे लटका देते थे, 2-4 हजार जुगनू। कला के क्षेत्र में नरसिंह भगवान की मूर्ति इसी में मिली है। शेर और मनुष्य दोनों का मिश्रण। मोहनजोदड़ो से 12 पत्थर की मूर्तियां मिली। धातु मूर्ति भी मिली है जो कांसे की बनी होती थी, और इनका निर्माण किया गया है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से।
इसे कहते हैं मधुच्छिष्ट। वैक्स को मधु कहते हैं, मधु यानी मधुमक्खी की छत्ते से वैक्स मिलता है, मोम। अब ऐसे मिट्टी का सांचा बनाते थे और इस मिट्टी के सांचे में मधु की परत, नहीं सॉरी, मोम की परत यहाँ पे चिपका देते थे। और एक और मिट्टी का सांचा बनाते थे, इसके ऊपर, और यहाँ से पिघला हुआ मोम, पिघला हुआ मेटल डालते थे, पिघला हुआ कांसा। तो पिघला हुआ कांसा यहाँ पे आके भर जाता था इसी आकृति में। और जब पिघला हुआ कांसा आता था और पूरा फैल जाता था, एक आकार ले लेता था, तो ठंडा कर लेते थे। और इस पूरी की पूरी संरचना को जमीन के अंदर एक ब्लास्ट फर्नेस होता था, आग की भट्टी, उस भट्टी में डाल देते थे। और उस भट्टी में इसका मोम जो बीच में चिपका हुआ है वो निकल जाता था। नीचे मिट्टी चिपकी हुई है, ऊपर मोम चिपका हुआ है, बीच में मेटल है। मोम निकल जाता था पिघल के, मिट्टी निकल जाती थी तोड़ के, कच्ची मिट्टी, और मेटल की संरचना इसी आकार में बच जाती थी। इसे कहते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। हाँ, तो इसीलिए उसका नाम ऑक्सफोर्ड स्टेट रखा गया। तो इसी टेक्निक से तांबे और कांसे की मूर्तियां बनती थी। बाद में हम देखते हैं चोला एम्पायर में भी नटराज की मूर्ति ऐसे ही बनती है। तो मोहनजोदड़ो, तन्नूर, लोथल, कालीबंगा से कांसे की मूर्तियां मिली। हाँ, पपीते के पत्ते से, पपीते के पत्ते में हैंडल, उसे बनाते थे कंडिल। धन्यवाद। अब मुझे पता चला कि समंदर को जंगल क्यों कहा गया उस चलचित्र में। तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की 2 मूर्ति मिली है, कल जो मैंने दिखाया था। भैंसा भी मिला है, भेड़ा भी मिला है, ये भी कांसे की मूर्ति है। पता तो मुझे नहीं है। मिट्टी की मूर्तियां, आग में पकी हुई मिट्टी को कहते हैं टेराकोटा, टेराकोटा फिगरिंग। इनको एक विशेष विधि से बनाते थे जिसे कहते हैं पिंच एंड प्रेशर टेक्निक। हिंदी में इसको कहते हैं चिकोटी। चिकोटी, एक मिनट। तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मूर्तियां अधिक हैं। और सैंधो सभ्यता की सबसे पुरानी मिट्टी की मूर्ति कहां से मिली है? कौन बताएगा? मेहरगढ़। पशुओं में सबसे अधिक कुबरदार बैल की मूर्ति है, और पक्षियों में सबसे अधिक गौरैया की मूर्ति है। गाय की मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है। मछली, कछुआ, घड़ियाल। इसमें जो व्यापारिक घरानों के क्या कहते हैं, लोगो होते थे ना, ब्रांड नेम, इनको मोहरों के रूप में डाला जाता था। वो मोहरे क्वाइंस नहीं है, वो है सील, स्टैंप। कांसली मिट्टी को में चर्ट सेल खड़ी की बनती थी। सबसे ज्यादा मोहरे बनी है सेल खड़ी की। लेकिन 2 ऐसी जगह हैं जहां से तांबे की मोहरें मिली मात्र, एक लोथल और एक देशल फुट। यहाँ से तांबे की मोहरें मिली। तो ये आकार प्रकार में मोहरें कई प्रकार की हैं। घनाकार भी है, घनाकार यानी क्यूबिक। वर्गाकार, बेलनाकार, गोलाकार, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित था वर्गाकार। मोहनजोदड़ो से बेलनाकार मोहरें मिली हैं।
यानी कुल जितनी मोहरें अभी तक मिली हैं उनमें से सबसे ज्यादा 68% मोहनजोदड़ो से मिली, 19% हड़प्पा। कल आपकी यूट्यूब क्लास भी है सुबह 8 बजे, सभी ने ज्वाइन करना है। 13% अन्य जगहों से। तो सैंधो सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो मोहरों से ही मिलती है, जो लिपियां हैं वो मोहरों पे ही मिलती हैं। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट अंकन है। तो सर्वाधिक अंकन हम देखते हैं मोहरों पर, ये पीपल के वृक्ष का है, वृक्षों में पीपल, और बाद में भी पीपल को पवित्रतम वृक्ष माना गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक श्रृंगी पशु, यानी एक श्रृंग वाले पशु का भी अंकन है, जिसको यूनिकॉर्न की संज्ञा दी गई, यूनिकॉर्न कहा गया है। ये एक सिंग वाला पशु यहाँ बना हुआ है। ये पौराणिक पशु है, ऐसा कहीं होता नहीं है, परियों की कहानियां, ये पशुओं का परी है, लेकिन गाय घोड़ा ऊंट वगैरह नहीं डालते थे। तो मोहरों का प्रयोग करते थे सामान को पैक करने के लिए। मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं, चाक में बने हुए मिट्टी के बर्तन। मन के आभूषण, बाट, माप, चर्ट, शिल्पी उद्योग, सोने चांदी के हार, कंगन, अंगूठी, चूड़ी, पायल, पिन, कंघी, जैसे चनूदड़ों से सीप की बनी हुई चूड़ी मिली है। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता के विकसित चरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज की क्लास में इतना ही।